दोस्तों, मोदी सरकार और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तेजस पर उठते हुए सवालों से बहुत परेशान है। हमारी एयरफोर्स दो फ्रंट तो छोड़ो, सिर्फ एक फ्रंट में भी डील करने के लिए पूरी तरीके से लैस नहीं है। यह बात ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखी जब चाइनीज सपोर्ट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स हम पर भारी पड़ी। यह बात खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मानी है ऑन रिकॉर्ड। इस महीने में 3 क्रैश होते हैं साहब, और अभी जो क्रैश हुआ वो तो ये भी नहीं पता लग रहा है कि कौन से हवाई अड्डे पे क्रैश हुआ, दिल्ली में हुआ, किसी और दूर दराज के हवाई अड्डे पे हुआ, कहां क्रैश हुआ बताया नहीं भाई। तेजस और एचएएल के परफॉर्मेंस को देखने के बाद यह बात तो साफ हो चुकी है कि हमसे ना हो पाएगा 5-10 सालों में 5th जनरेशन फाइटर। इसीलिए आनंद फानंद में अब सरकार इमरजेंसी रूट के थ्रू कुछ कंट्रोवर्शियल फैसले लेती दिख रही है। मतलब इतनी ज्यादा सीक्रेसी होगी कि अब अपना फेलियर, अपनी फटी बनियान छुपाने के लिए अब वो ये बताने को तैयार नहीं कि क्रैश कहां हुआ उसका। तीसरा जो भी हुआ है, 7 फरवरी का क्रैश हुआ और 22 फरवरी को खबर निकल के आती है, वो भी संडे गार्डियन जो कि ब्रिटेन का पेपर है वो डिस्क्लोज करता है कि क्रैश हुआ साहब। मर रहे तो छुपाने के चक्कर में तो उसको भी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में छुपाया कि हमारे कितने राफेल गिरे हैं। तो मोदी जी तो क्या अपनी कमियां, अपनी फटी बनियान छुपाने के चक्कर में हैं, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तुरंत निकल के बाहर आ गया। उधर तेजस उड़ नहीं सकता, इधर राफेल नहीं आ रहा क्योंकि सोर्स कोड नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर में गिर गए क्योंकि हम अपने हथियारों को इंटीग्रेट ही नहीं कर पाए राफेल के साथ। जब हथियारों को इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो भाई उड़ाएंगे क्या हम, खाक। सरकार फिर से उसी फाइटर की तरफ देख रही है जिसे हम जॉइंटली डेवलप कर सकते थे इतने साल पहले। तो आखिर चल क्या रहा है? 12 साल से हम अपना मन क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि कौन सा फाइटर खरीदना है? 12 साल से हमारा फाइटर जेट प्रोग्राम कहां अटक गया? कितना बड़ा और कितना सीरियस है भारत का फाइटर जेट क्राइसिस? और क्यों हमारे सारे सरकारों ने, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबने एयरफोर्स के साथ बहुत नाइंसाफी की है? दोस्तों, मोदी सरकार और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तेजस पर उठते हुए सवालों से बहुत परेशान है। 22 महीने में 3 क्रैश होते हैं साहब, और अभी जो क्रैश हुआ वो तो ये भी नहीं पता लग रहा है कि कौन से हवाई अड्डे पे क्रैश हुआ, दिल्ली में हुआ, किसी और दूर दराज के हवाई अड्डे पे हुआ, कहां क्रैश हुआ बताया नहीं भाई। मतलब इतनी ज्यादा सीक्रेसी होगी कि अब अपना फेलियर, अपनी फटी बनियान छुपाने के लिए अब वो ये बताने को तैयार नहीं कि क्रैश कहां हुआ उसका। तीसरा जो भी हुआ है, 7 फरवरी का क्रैश हुआ और 22 फरवरी को खबर निकल के आती है, वो भी संडे गार्डियन जो कि ब्रिटेन का पेपर है वो डिस्क्लोज करता है कि क्रैश हुआ साहब। मर रहे तो छुपाने के चक्कर में तो उसको भी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में छुपाया कि हमारे कितने राफेल गिरे हैं। तो मोदी जी तो क्या अपनी कमियां, अपनी फटी बनियान छुपाने के चक्कर में हैं, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तुरंत निकल के बाहर आ गया। कहता नहीं हमारे विमान में कोई कमी नहीं, वर्ल्ड क्लास प्लेन है और ये क्रैश था ही नहीं, ये तो लैंडिंग के दौरान थोड़ा सा डिच में जा गिरा, खड्डे में जा गिरा और नष्ट हो गया, ये अलग बात है, क्रैश नहीं है। तो भैया क्रैश नहीं तो और क्या है? ब्रेक नहीं लग पाई उस पर, ये नहीं लग पाया, फेलियर तो है ना। और सारा का सारा जो फ्लीट जो बचा हुआ था ग्राउंडेड हो गया साहब, कि अब प्लेन नहीं उड़ाएगा, अब तेजस नहीं उड़ेगा, पूरा टेस्टिंग होगा उसके बाद देखेंगे तेजस उड़ने लायक है या नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद MiG-21 तो फ्लाइंग कॉफिन था, आपको पता है, उड़ता हुआ ताबूत था। बेचारे सैकड़ों हमारे पायलट उसमें मारे गए, उनकी फैमिली बर्बाद हो गई, और जो पायलट मारे गए उनकी विधवाएं, विधवा बनाने वाला प्लेन कहा जाता था उसको, फ्लाइंग कॉफन, उड़ता हुआ ताबूत। अब पता है उड़ता हुआ ताबूत ये बन गया है। 22 महीने में तीसरा क्रैश है। तो रफ्तार तो वही है ना जो MiG-21 की थी, वही रफ्तार यहां पर है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो सवाल तो उठ रहे हैं अब इसके ऊपर, भले जितना मर्जी जस्टिफाई करो, लेकिन पूरी दुनिया में पता लग गया भैया आपके 3 प्लेन 22 महीने में क्रैश हो गए, तो भैया कोई क्यों खरीदेगा आपका प्लेन? इवन इंडियन एयरफोर्स भी 4 बार सोचेगी यार ये प्लेन बनाया, कबाड़ा बनाया, क्या किया क्या अल्टीमेटली इन्होंने, क्या हमें सौंप दिया उड़ाने के लिए। मजबूरी में उनको मीडिया के सामने आके तारीफ करनी पड़ती है। सरकार की हालत खराब है, जवाब क्या दे अल्टीमेटली। ऊपर से राफेल पे प्रॉब्लम आ गई, जो 114 का सौदा होना था, मैक्रो साहब आए थे, सौदा नहीं हुआ। लफड़ा ही हो रहा है कि फ्रांस ने बंदिश लगा दी, बोलता है हम तो आपको सोर्स कोड नहीं देंगे इसका। अभी कहते हैं 114 विमान लेने, सोर्स कोड तो दो हमको, ताकि हम अपनी सहूलियत से अपने हथियार उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकें। वो देते नहीं है, मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, ना टेक्नोलॉजी देंगे ना सोर्स कोड देंगे। इस चक्कर में मैक्रो साहब जो इंडिया में आए थे, समझौता नहीं हुआ, और अचानक से खबर आई कि इंडिया ने सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन रशिया का, उसके ऊपर दोबारा से बातचीत शुरू कर दी है। लीजिए साहब, राफेल को शायद एक सबक सिखाने के लिए कि भैया तू नहीं सोचता मत कर भाई, फिर से वापस रशिया के पास चले जाएंगे, और क्या होगा, और हम क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली। तो मुझे लगता है कि सौदा हर आदमी ना अपना एक टफनेस लेके आता है और सोचता है कि ये दूं या ना दूं,
ऐसे ही चल रहा है साहब ये। अब राफेल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, सरकार लेगी नहीं लेगी, और ज़्यादा नखरे दिखाएंगे, दांत दिखाएंगे तो सरकार मना कर देगी, नहीं चाहिए भैया, ले जाओ अपने आप, हमें नहीं चाहिए। उधर तेजस उड़ नहीं सकता, इधर राफेल नहीं आ रहा क्योंकि सोर्स कोड नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर में गिर गए क्योंकि हम अपने हथियारों को इंटीग्रेट ही नहीं कर पाए राफेल के साथ। जब हथियारों को इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो भाई उड़ाएंगे क्या हम, खाक। हर जगह बंदिशें हैं साहब, हर जगह बंदिशें हैं। 7 फरवरी 2026 इंडियन एयरफोर्स का तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक फॉरवर्ड बेस पर ट्रेनिंग सॉर्टी के लिए टेक ऑफ करते समय रनवे ओवरशूट कर जाता है और उसका एयरफ्रेम बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। पायलट को चोट पहुंचती है लेकिन वो फाइटर से बाहर निकल पाता है। इस हादसे की वजह टेक ऑफ करते समय व्हील असेंबली में मैल फंक्शन बताया जा रहा है। डिटेल्स हमारे पास ज्यादा नहीं है क्योंकि आईएएफ ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन तेजस के पूरे फ्लीट को अब ग्राउंड कर दिया गया है एक्सटेंसिव टेक्निकल स्क्रूटनी के लिए। यह तेजस को लेकर तीसरी दुर्घटना है 2 सालों के अंदर अंदर। मार्च 2024 एक तेजस जैसलमेर में क्रैश हो जाता है ऑपरेशनल ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान। फिर नवंबर के महीने में दुबई एयर शो के दौरान एक और तेजस क्षतिग्रस्त होता है जिसमें विंग कमांडर नमांश सियाल की जान चली जाती है। एचएएल की तरफ से पुष्टि आती है कि नहीं, ये जो लेटेस्ट हादसा है वो उसे क्रैश नहीं मान रही है, माइनर टेक्निकल फॉल्ट इसे बताया जा रहा है। लेकिन अगर एयरफ्रेम लॉस की खबर सही है तो भारत के पास 38 में से जो तेजस थे उसमें अभी 35 ही बाकी रह गए, वो भी सारे के सारे अभी ग्राउंडेड है। अब 35 तेजस जेट्स का ग्राउंडिंग, उनका ना उड़ पाना आमतौर पर उतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हमारी एयरफोर्स पहले से ही अपने जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे बहुत कम पर ऑपरेट कर रही है। 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन पिछले साल MiG-21 को रिटायर करने के बाद हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस ही रह गए, उसी से हम काम चला रहे थे। और अब लेटेस्ट तेजस हादसे के बाद 2 स्क्वाड्रंस को और माइनस कर दीजिए, और आईएएफ अभी भी नए तेजस MK-1A का इंतजार कर रही है एचएएल से। 180 फाइटर्स का ऑर्डर दिया था, 2 साल की देरी ऑलरेडी हो चुकी है। भारत के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के साथ एक 2 फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, और आज हमारी एयरफोर्स 2 फ्रंट तो छोड़ो, सिर्फ एक फ्रंट में भी डील करने के लिए पूरी तरीके से लैस नहीं है। यह बात ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखी जब चाइनीज सपोर्ट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स हम पर भारी पड़ी। यह बात खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मानी है ऑन रिकॉर्ड। देर से ही सही, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इस बात का इल्म तो हो गया कि पानी सर से ऊपर निकल गया है। फाइटर्स के मामले में हम पीछे चले गए हैं, और तेजस और एचएएल के परफॉर्मेंस को देखने के बाद यह बात तो साफ हो चुकी है कि हमसे ना हो पाएगा 5-10 सालों में 5th जनरेशन फाइटर। इसीलिए आनंद फानंद में अब सरकार इमरजेंसी रूट के थ्रू कुछ कंट्रोवर्शियल फैसले लेती दिख रही है। एक बार फिर से हम फ्रांस का रुख कर रहे हैं, करीबन $40 बिलियन रफाल डील को फाइनलाइज कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों खुद मोदी जी से मिलने आए, इस डील पर मोहर लगाने के लिए भारत आए। 114 जेट्स की डील भारत के इतिहास में सबसे बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट होने वाला है। एकदम ऐसा ही डील यूपीए कार्यकाल के समय भी होने वाला था, फिर मोदी सरकार आ जाती है, डील को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 12 साल पहले भी रफाल 4.5 जनरेशन फाइटर थी, आज भी 4.5 जनरेशन फाइटर है, लेकिन इसी के बीच में चाइना ने अपनी 6th जनरेशन फाइटर की भी टेस्टिंग शुरू कर दी है, और हम 5th जनरेशन के आसपास भी आज नहीं है। फिर खबर आती है कि भारत सरकार अब रशिया से Su-57 जेट को सीरियसली कंसिडर कर रही है। इसे सुखोई की तरह Su-57 को भी भारत में बनाने का प्लान बन रहा है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को रशिया के साथ जॉइंटली डेवलप करने की बात मनमोहन सिंह ने रखी थी। 2007 में इस पर डील भी साइन किया गया था, लेकिन इसे भी मोदी जी ने आते ही पहले ठंडे बस्ते में डाल दिया, फिर 2018 में पूरी तरीके से डील को रिजेक्ट कर दिया गया। अब सरकार फिर से उसी फाइटर की तरफ देख रही है जिसे हम जॉइंटली डेवलप कर सकते थे इतने साल पहले। तो आखिर चल क्या रहा है? 12 साल से हम अपना मन क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि कौन सा फाइटर खरीदना है? 12 साल से हमारा फाइटर जेट प्रोग्राम कहां अटक गया? कितना बड़ा और कितना सीरियस है भारत का फाइटर जेट क्राइसिस, और क्यों हमारे सारे सरकारों ने, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबने एयरफोर्स के साथ बहुत नाइंसाफी की है? डिटेल में समझेंगे ये सारी बातें आज के देशभक्त एपिसोड में। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त 7 फरवरी वाले क्रैश के बारे में अभी भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इतना मालूम है कि तेजस MK-1 रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के समय रनवे से भटक जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसका एयरफ्रेम डैमेज हो जाता है। यह फाइटर शायद कभी उड़ान नहीं भर पाएगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस घटना को एक क्रैश मानने से इनकार कर दिया है।
एचएएल के हिसाब से ये एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट था। अब सच जो भी हो, लीपा पोती जो भी हो, फैक्ट तो यही है ना कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने 1 साल पहले क्लियर कर दिया था कि एचएएल से उनका भरोसा तो बहुत पहले ही उठ चुका था। इसीलिए हमारी एयरफोर्स ने अभी के लिए सारी तेजस, पूरी जो फ्लीट है, उसको ग्राउंड कर दिया है। अब इसी बात की जांच होगी कि क्रैशेस सच में एक माइनर टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुई थी या कोई सिस्टमैटिक फ्लॉ है, कोई फॉल्ट है, व्हील असेंबली में कोई वीकनेस है। आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में दुबई एयर शो के दौरान भी हमारा एक तेजस क्रैश कर जाता है। उस क्रैश में भी विंग कमांडर नमांश सियाल, एक हाईली डेकोरेटेड, डीपली एक्सपीरियंस्ड पायलट, शहीद हो जाते हैं। हमें आज तक नहीं बताया गया है कि उस क्रैश की वजह क्या थी। या तो सच इतना कड़वा है कि हमसे छुपाया जा रहा है, या तो देश को अपने पायलट्स की परवाह नहीं है। 2 साल से भी कम में 3 बैक टू बैक क्रैशेस अब पूरे तेजस प्रोग्राम की रिलायबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाए हुए हैं। तेजस MK1 में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगाया जाता है, जो ओरिजिनली 1980s में अमेरिकन FA-18 हॉर्नेट के लिए डेवलप किया गया था। यह इंजन फ्लाइट आवर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से तो रिलायबल जरूर माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स काफी टाइम से कहते आए हैं कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यह अंडर पावर्ड है, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, और यह लिमिटेशन तेजस की परफॉर्मेंस में दिखती है। 2018 में खुद तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने लोकसभा में ऑफिशियली एक्नॉलेज किया था कि तेजस में परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल है, मेंटेनेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी इश्यूज हैं। पर फिर भी सरकार बार बार आईएएफ को कहती रहती है कि इसी फाइटर, इसी इंजन पर आप निर्भर रहो, क्योंकि विकल्प तो है नहीं। और विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि डीआरडीओ 1989 से ही एक इंडिजिनस इंजन बनाने की कोशिश करता आया है, जिसमें आज तक वो कामयाब नहीं हो पाया है। इंडिजिनस कावेरी इंजन पर अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। करीबन 40 साल बाद भी वो इंजन तेजस में फिट होने लायक नहीं बन पाया है। कमाल की फकीरी है डीआरडीओ में। यहां इसरो ने सैंक्शंस के बावजूद क्रायोजेनिक इंजन बना डाला, हम मंगल और चांद तक पहुंच गए, और 40 साल बाद हम एक फाइटर जेट इंजन ना बना पाए डीआरडीओ में। इसी की वजह से हमारा तेजस आज भी अमेरिका के रहमो करम पर चल रहा है। एचएएल कहता है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी समय पर इंजन डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए वो एयरफोर्स को समय पर जेट्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और इसी चक्कर में हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, और इसीलिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है। तो यह बात तो क्लियर हो चुकी कि नए तेजस आने से रहे। अभी तक जो आ चुके थे उसमें से 3 क्रैश हो चुके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, तेजस के मिसाइल 3 बार सामने आ चुके हैं। भारतीय मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है कि कुछ हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, और ये सवाल पैदा होता है कि मोदी सरकार हकीकत क्यों नहीं बताना चाहती। हम देख सकते हैं कि एक मजबूत और जदीद फ़ज़ाई क़ुव्वत बनाने के लिए सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं, तरबियत, प्लानिंग और मनज़म ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान ने हमेशा अपनी तैयारी और हिकमत अमली से दफ़ा में अपना मकाम बनाया है, और ये वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क के लिए ताकत सिर्फ दावों या मीडिया रिपोर्टर्स से नहीं बल्कि हकीकत में दिखाई देती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें, ताकि हकीकत सबके सामने आए।